मैं फराज साहब आपके पास आऊं, उसमें मैं एक चीज इसलिए कहूं कि इस संसद में जो भी विपक्ष को मौका मिला, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी संसद चलाने की सरकारी पक्ष में है। एक एक मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स होता है, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स इस बार किरण रिजिजू हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पहले भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हुए हैं, मिलनसार होते थे, इधर उधर जाते थे, लोगों से मिलते थे। वो ये पहली बार हो रहा है कि जो ये मतलब ये जिसको कहते हैं ना कि साहब से ज्यादा तो यही गर्म है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये करते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जो भी विपक्ष को मौका मिला, पहलगाम की बात पे जब हुआ तो उस पर बिल्कुल साफ साफ सरकार को, जिसको कहते हैं ना, सारे कपड़े उतार दिए। और एक जगह सिर्फ संसद का 5-10 मिनट मिला था, और मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि यह भी जरूरी था। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से वोट की चोरी की है, उस पर इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से संसद और संसद के बाहर घेर लिया गया, उस पर भले ही चर्चा नहीं हो पाई। ये बिल्कुल लचर दलील थी कि उस पर हम तो भाई इलेक्शन कमीशन पे संसद चर्चा नहीं कर सकती है। ये बिल्कुल ही वाहियात और बिना बेबुनियाद बात थी। लेकिन वहां पे जिस तरह से उसने कहा कि एफिडेविट दो, तो दूसरे दिन एफिडेविट लेके अखिलेश यादव पहुंच गए और सारे विपक्ष के लोग एफिडेविट दिखाने लगे। एफिडेविट दिया, आप बताओ। तो जितना भी मौका मिला उसमें कम से कम मैं ये मानूंगा कि विपक्ष ने उस मौके को फायदा, संसद के बाहर और अंदर। मैं आखिरी बात कह के एक चीज ये दिखा के और आपसे पूछ लूंगा, एक चीज और थी, आज चाय पे विपक्ष, पूरे विपक्ष ने उसका बायकॉट किया। एक परंपरा है कि लास्ट दिन चाय पे बुलाया जाता है फ्लोर लीडर्स को, लेकिन विपक्ष के लोग नहीं गए, और मेरे ख्याल में ठीक भी था। ये चाय पीने का ऐसे उसमें कोई मतलब नहीं था जब आपको इसकी कोई पड़ी ही नहीं है। मैं एक वो दिखा दूं, इसलिए वो दिखाना जरूरी है कि किस तरह से संसद के अंदर तड़ी पार गो बैक के नारे लग रहे थे। वो मैं एक 20-30 सेकंड का वीडियो वो दिखा के फिर फराज साहब सीधे आप ही अपनी बात कहिएगा। मैं वो वीडियो जरा दिखा दीजिए। मैं सिर्फ इसलिए कह दिया कि अब मतलब इसके, मेरे ख्याल में अमित शाह वॉज द मोस्ट अनफिट मैन टू ब्रिंग दिस थिंग। अमित शाह अगर इसको एज होम मिनिस्टर इसको कर रहे थे तो ये तो होना ही था। फराज साहब, ओवरऑल जो ये सत्र चला और पिछले एक महीने में जितनी गहमा गहमी रही, उस पर आपकी टिप्पणी। आनंद जी, देखिए, मुझे एक मुजफ्फर रजमी साहब का शेर याद आ रहा है। उन्होंने लिखा है कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लम्हों में खताएं कर रही है, इसकी जो भुक्त भोगी होगी ये आने वाली जनरेशन होंगी। अभी आपने 18वीं लोकसभा की बात की, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं आपको 17वीं लोकसभा के बारे में भी बता देता हूं। आनंद जी, आपको तो पता ही होगा, आपके दर्शकों को, भारतीय जनता पार्टी का जो तानाशाही रवैया है, इन्होंने 17वीं लोकसभा में आनंद जी लगभग 200 से ज्यादा बिल, मैं 31 दिसंबर 2023 तक का मेरे पास डेटा है, जो पास किए थे। उसमें से 3 क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल्स भी थे, एक बिल जो कि टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट करने का था, और एक बिल अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन का था। ये सारे बिल लगभग विपक्ष की गैर मौजूदगी में पास हो गए। आनंद साहब, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के हिसाब से 17वीं लोकसभा में 64 आउट ऑफ 172 बिल्स जो लोकसभा में पास हुए थे, उसमें आधे घंटे का भी डिस्कशन नहीं हो पाया था, आधे घंटे का भी नहीं हो पाया था आनंद साहब। और लोकसभा में केवल 274 सिटिंग्स हुई थी इन द लास्ट 5 इयर्स, जो कि इतिहास की सबसे कम नंबर है। और मात्र 16% बिल्स रिफर किए गए थे स्टैंडिंग कमिटीज को फॉर स्क्रूटनी, जो कि यूपीए 1 में 60% और यूपीए 2 में 71% था। तो इस तरह से जो ओम बिरला साहब हैं, या जो आप हमारे जो स्पीकर्स रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके इशारे पर जो है ये सारे काम हुए, आपने देखा। अब आप देखिए कि अगर आप आजादी के बाद से देखिएगा कि लोकसभा में एवरेज सिटिंग पर ईयर कितनी रही, तो यूपीए 1 में जो एवरेज सिटिंग पर ईयर थी वो करीब थी 66, यूपीए 2 में 71, और मोदी जी के शासनकाल में मात्र ये 55 रही है। और जो एमपी सस्पेंड किए हुए थे वो पहली लोकसभा में मात्र 1 थे,
और मोदी जी की 17वीं लोकसभा में 115 थे और यूपीए 2 में मात्र 29 थे। तो ये है इनका तानाशाही का रवैया, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया 17वीं लोकसभा के बारे में। आनंद सर, हेराल्ड लास्की के बारे में तो आपने सुना होगा, ये सब क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी का ये तानाशाही रवैया क्यों है? हेराल्ड लास्की ने एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया था, एरोगेंस ऑफ इंफीरियोरिटी। इनमें एरोगेंस ऑफ इंफीरियोरिटी है क्योंकि ये काम नहीं करते हैं। जब काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें एरोगेंस आ जाती है, हीन भावना की। ये गांधी नहीं बन पाए, इसलिए गांधी के हत्यारे को महात्मा इनके सांसद बोलती थी। ये नेहरू नहीं बन पाए, इसलिए ये नेहरू जी को संसद के अंदर, मतलब कितनी शर्म की बात है कि इस देश के फ्रीडम फाइटर, जिनकी के पूरे का पूरा परिवार इंक्लूडिंग महिलाएं जेल में रहा, उनको पानी पी पी करके ये लोग कोसते हैं। तो दे आर सफरिंग फ्रॉम एरोगेंस ऑफ इंफीरियोरिटी, जो कि हेराल्ड लास्की ने कहा था। एक चीज मैं आपको और आपके इस पैनल पे लाना चाहता हूं, जो कि शायद हम लोगों से भी मिस हो गई। जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया, आनंद सर मैं फिर से बोल रहा हूं, जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दिया। अंग्रेजों ने काका कालेकर जी को 1 साल के लिए क्यों जेल भेजा था? उन्होंने इसीलिए जेल भेजा था ना कि नवजीवन में उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया था। इंदुलाल याग्निक को सिमिलर सजा मिली थी, उन्होंने स्पीच देकर अंग्रेजों का विरोध किया था। तो फिर करण थापर जी के ऊपर जो सेडिशन चार्जेस लगाए गए हैं, या सिद्धार्थ वी जी के ऊपर जो लगाए गए हैं, इन पत्रकारों के ऊपर जो कि जनता की आवाज, देश की आवाज, देश के मुद्दे उठा रहे हैं, आप उनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा करके उनको बुक करेंगे? मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है आनंद सर कि 2014 के बाद से सत्ता का एकाधिकार और संसद का इस्तेमाल बहुत सारे पर्पसेस के लिए किया गया है, चाहे वो विपक्षी सांसदों के खिलाफ हो, या फिर मीडिया के खिलाफ हो, चाहे बुद्धिजीवियों के खिलाफ हो, या आम जनता के खिलाफ हो। ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल कूप डिटेट था। अब आपको याद होगा कि 146 सांसद भारतीय जनता पार्टी सस्पेंड कर देती है। क्यों सस्पेंड कर देती है? क्योंकि विपक्षी सांसद जो है, लोकसभा में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था उस पर विपक्ष जो है वो जवाब मांग रहा था। 17वीं लोकसभा इस देश की आजादी के बाद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आनंद सर, इस देश की पहली लोकसभा थी जिसमें कि डिप्टी स्पीकर नहीं था। और डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं था, इस पर आप 1 घंटे की चर्चा दोबारा फिर से कर सकते हैं। उसके पीछे भी एक साजिश है, एक साजिश थी। चलिए खैर, अब आप देखिए कि अगर हम, आनंद सर, जो देश में आज की तारीख में हो रहा है उसकी अगर हम 360 डिग्री अप्रोच से एक एनालिसिस करें, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे गवर्नर साहब की आज की तारीख में क्या हालात है। आज ही सुप्रीम कोर्ट की ये सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में गवर्नर साहबान के बारे में मैं 6-7 न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, उनकी टिप्पणियां आई। पहले क्या होता था, मुझे एक किस्सा याद है आनंद सर के, एक जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ था हमारे यहाँ बाराबंकी में। तो डीएम साहब जो हैं, जो विपक्षी पार्टी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष जीते थे, उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे। तो वहां के एक बहुत सीनियर लॉयर थे, एमएलसी भी थे, उन्होंने कहा चलो गवर्नर के आगे गुहार लगाते। तो जब गवर्नर साहब के यहाँ गए तो गवर्नर साहब ने इंटरवीन करके उन जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया को उन्होंने सर्टिफिकेट दिलवाया। ये रोल हुआ करता था जब हम लोग छोटे थे गवर्नर साहबान का। आज गवर्नर साहबान क्या कर रहे हैं? आज ही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एट द मर्सी एंड विम्स एंड फैंसीज ऑफ द गवर्नर्स। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और अतीत में भी अगर आप गवर्नर साहब के बारे में बात करिएगा तो एक तरह, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कि गवर्नर साहिबान जो हैं वो एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं स्टेट्स में, और अपनी मर्जी से भाषण में काटछाट कर रहे हैं, और गवर्नर साहिबान को पब्लिकली स्टेट गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज करते हुए, और खासकर विपक्षी मुख्यमंत्रियों को देखा गया है। एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब हो, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्हाट इज द गवर्नर डूइंग फॉर द 2 years सिटिंग टाइट ऑन द बिल्स। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के ऊपर तो बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, यू आर प्लेइंग विद द फायर। तो इससे बड़ी कोई फटकार क्या हो सकती है? तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि के बारे में भी कुछ ऐसा कहा गया। अब आप आ जाइए, मैंने गवर्नर साहिबान की बात की, मैंने संसद की बात की, स्टेट पुलिस के बारे में आ जाइए। और ये मैं विपक्षी नेता होने के नाते में नहीं बोल रहा हूं, ये सारी मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बारे में बात कर रहा हूं।
उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डज द स्टेट हैव रूल ऑफ लॉ और नॉट। उसके बाद में एक बहुत अहम टिप्पणी की थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और जस्टिस ओका ने बोला था कि मोस्ट हेट स्पीचेस वी केम अक्रॉस अगेंस्ट द माइनॉरिटीज ऑप्रेस्ड क्लासेस, ये जस्टिस ओका ने बोला था। अभी हमारे को पैनल साहब ने शायद बिल्किस बानो के बारे में बात की थी। अरे साहब, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के इस नरेंद्र मोदी जी के अमृतकाल में क्या हो रहा है कि बिल्किस बानो, बिकॉज शी वॉज कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसके रेपिस्ट को मालाएं पहनाई जाएंगी। वो जो कठुआ में रेप हुआ था एक छोटी सी बच्ची का, उसके रेपिस्ट के लिए रैलियां वहां की वकीलों ने निकाली थी। ये किस तरह की भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरह की सोसाइटी बनाना चाह रही है। और आनंद सर, भारतीय जनता पार्टी की मैं एक मामले में तारीफ करूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब की, कि जो ये ठान लेते हैं वो करते हैं, इसमें मैं तारीफ करूंगा। अगर इनको लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी स्टेट में ये चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो तमाम हथकंडे अपना करके अपनी सरकार वहां बना लेते हैं। आप दिल्ली के बारे में अगर बात करिएगा आनंद सर, तो दिल्ली की जीत की इबारत भारतीय जनता पार्टी ने तो 2023 में ही लिख दी थी, जब दिल्ली में इन्होंने जीएनसीटीडी एक्ट 1991 को अमेंड किया था और दिल्ली की जनादेश का अपमान ये अध्यादेश ला करके इन्होंने किया था। और इस एक्ट के जरिए ज्यादातर पावर्स इन्होंने एलजी को दे दी थी और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लगभग एलजी के इन्होंने अधीन कर दिया था। और ऐसा क्यों किया था? ऐसा इसलिए किया था कि दिल्ली की जनता को मजबूर किया जाए कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे तो वहां पर सरकार जो है वो एलजी ही चलाएगा। मोदी जी बात करते हैं साहब डेमोक्रेसी की, भारतीय जनता पार्टी भी बात डेमोक्रेसी की करती है। कोविड काल चल रहा था, लाशें गंगा के किनारे पड़ी हुई थी, कोई पुरसान हाल नहीं था, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को कोविड काल में गिरा करके लोकतंत्र का अपहरण किसने किया था? माननीय मोदी जी ने किया था। कर्नाटका में चुनी हुई सरकार को किसने भ्रष्टाचार के पैसे से गिराया था? भारतीय जनता पार्टी ने गिराया। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया था आनंद सर, सबको पता है। दिल्ली का मैंने आपको जिक्र कर ही दिया है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, झारखंड में इन्होंने क्या किया, झारखंड में इलेक्शन से ठीक पहले हेमंत सोरेन जी के साथ क्या किया था, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, कि दर्शकों को भी पता है और सारे पैनलिस्ट को भी पता है, कि ताकि वो लोकसभा में प्रचार न कर पाए। यही अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी को तो मात्र 18 दिन मिले थे, तो इसीलिए तो ये गिरफ्तार किया था ना इन्होंने इस प्रदेश के 2 मुख्यमंत्रियों को। फराज साहब कंक्लूड करिएगा, फिर मैं जरा और लोगों को ले लूं। जी, तो बस मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो आज की तारीख में पिछले 11 साल से सदन में, पार्लियामेंट में जो भी बिल्स ला रही है, उन बिल्स के जरिए जनता के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है और सरकार को वहां पर मजबूत किया जा रहा है। दैट्स